नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं सियासी दंगल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश के उन सभी जिलों इकाइयों में नामांकन पत्र दाखिल हुए जहां पहले चरण में चुनाव कराए जाने हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का नामांकन ब्लॉक कार्यालय पर कराए गए, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य का नामांकन जिला मुख्यालय पर दाखिल हुए। इन क्षेत्रों के सभी निकायों पर चुनाव 15 अप्रैल को कराए जाएंगे। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। यूपी बोर्ड परीक्षा अभी बाकी है, इसलिए राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया को एक तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की तैयारी में है। प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सभी उम्मीदवारों नामांकन पत्र के वैध कागजातों की जाँच की जा रही है। इस दौरान जिस उम्मीदवार के नामांकन पत्र में अनियमितता मिलेगी, उनकी नामांकन रद्द कर दी जाएगी। जांच प्रक्रिया खत्म होने के बाद पर्चा वापसी का समय होगा। इस दौरान जो कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता हो, अपनी सहमति से नामांकन वापस ले सकता है। इसके अगले दिन सभी उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह भी निर्धारित कर जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण के नामांकन के दौरान प्रदेश के कुल 18 जिलों में नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। यूपी निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने का ऐलान किया है, जिसके लिए पहले चरण में जिन 18 जिलों का चयन किया है, इसमें आगरा, सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, कानपुर नगर, हरदोई, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही जिले शामिल हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में कुल 12,27,99,686 मतदाता हैं, जिसमें से 78 लाख मतदाता 21 वर्ष तक की उम्र के हैं। ऐसे में इन युवा मतदाताओं का पंचायत चुनाव में निर्णायक भूमिका साबित होने वाली है। अब देखना बड़ी बात होगी कि ये युवा वर्ग पंचायत के विकास के लिए सत्ता के परिवर्तन में कितना मददगार साबित होते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश में दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ था, वहीं अब जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के नए केस ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के 1,03,844 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में इससे पहले कोरोना का सबसे ज्यादा केस 17 सितंबर को आए थे। उस समय एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 98,795 दर्ज किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के अंदर कुल 8,93,749 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिनमें से 1,03,558 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 477 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 52,847 लोग इस संक्रमण से उबर गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत 52 दिन पहले हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहा है। कोरोना की खतरनाक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना की रफ्तार 7 गुना ज्यादा है। वहीं कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों के आंकड़ों में भी करीब 59% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है।
एक महीने पहले राज्य में 2017 संक्रमित थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 19,738 हो गई है, यानी 17,721 रोगी बढ़े हैं। इस प्रकार से राज्य में महीने भर में करीब 838% संक्रमित बढ़ गए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 6,283 रोगी हैं। इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर सहित 36 जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते सितंबर 2020 में जब संक्रमण अपने चरम पर था, 11 सितंबर को 7,103 रोगी मिले थे। अब फिर से 4,000 से ज्यादा रोगी मिलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 4,164 नए रोगी मिले और 31 मरीजों की मौत हो गई। करीब 7 महीने पहले सितंबर में जब संक्रमण अपने उफान पर था, तब एक दिन में लगभग इतने रोगी मिल रहे थे। 27 सितंबर 2020 को 4,403 मरीज मिले थे। अभी तक एक दिन में रिकॉर्ड 7,103 मरीज 11 सितंबर 2020 को मिले थे। अक्टूबर से लगातार रोगियों की संख्या में गिरावट दर्ज हो रही थी। 3 मार्च 2021 को जब केवल 77 रोगी मिले तो लगा कि संक्रमण थम जाएगा, लेकिन उल्टा इसने तेज रफ्तार पकड़ ली है। अब संक्रमण की रफ्तार 54 गुना तक बढ़ गई। वहीं इससे पहले 15 अक्टूबर को एक दिन में 36 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में 36 जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। लखनऊ में फिर 1,129 नए रोगी मिले और यहाँ प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,283 रोगी हैं। राजधानी के अलावा कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, बलिया, लखीमपुर खीरी, मथुरा, शाहजहांपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, रायबरेली, रामपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, सीतापुर, उन्नाव, फिरोजाबाद, बदायूं, ललितपुर और बलरामपुर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया। बता दें, उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 19,738 हो गई है। अब तक कुल 6,25,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 6,01,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक 8,881 रोगियों की मौत हुई है। कल 1,77,000 लोगों की कोरोना जांच हुई। अब तक कुल 3,54,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। महाराष्ट्र में 100 करोड़ के वसूली कांड का जो जिन्न चिराग से निकला है, वो दिन पर दिन और बड़ा होता जा रहा है। वहीं इसकी लपेटे में राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख आ गए हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। इसकी पहली रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मांगी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं, मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए। अदालत इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं और पुलिस द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती है।
परमवीर सिंह ने अपनी दलील में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराया और महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर पुलिस जांच में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद भारी दबाव के चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गौरतलब है कि बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद से ही यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शक के दायरे में आए मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि यदि आपको महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कथित रूप से किए गए गलत कार्यों की जानकारी थी तो आपने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को परमवीर सिंह ने 8 पन्नों में लिखे एक पत्र में दावा किया था कि गृह मंत्री देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। परमवीर सिंह के पत्र के अनुसार सम्मानीय गृह मंत्री ने वाजे से कहा था कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान हैं। अगर प्रत्येक रेस्टोरेंट से 2 से 3 लाख रुपए वसूले जाएं तो एक महीने में 40 से 50 करोड़ रुपए तक की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा शेष बची राशि अन्य स्रोतों से वसूली जा सकती है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी राज्य के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही थी। राजनीतिक दबाव, सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं अनिल देशमुख के चलते महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले की देश भर में निंदा की जा रही है। हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने शहीद जवानों को नमन किया और घायल जवानों का हाल जाना। वहीं नक्सलियों को भी सीधे शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी गई है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद गृह मंत्री शाह मीडिया से बात कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अफसरों के साथ मीटिंग की है। सभी सुझावों पर कार्रवाई जारी है। कहा कि कैंप खुलने के बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं। जहां मुठभेड़ हुई वो इस बात को साबित करती है कि हम नक्सलियों के इलाके में बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल मीटिंग में तय बातों के बारे में बताने से गृह मंत्री ने साफ इनकार कर दिया। देश हमेशा याद रखे, विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। गृह मंत्री शाह आज 1 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ रहे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
संकट की घड़ी में पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम विजय में बदलेंगे। जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर मारा है। नक्सली अब सिमट गए हैं। कहा भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विकास के कार्य में गति लाने का काम किया जा रहा है। श्रद्धांजलि के बाद जवानों के शव उनके घरों के लिए रवाना किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल ने असम दौरे से लौटने के बाद कहा था कि यह मुठभेड़ नहीं, युद्ध हुआ है। नक्सलियों की यह अंतिम लड़ाई है। उनकी मांद में घुसकर जवानों ने उन्हें मारा है। बता दें, बीजापुर में नक्सली हमले में 23 जवानों के शहीद होने की खबर के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की थी। शाह ने पूरी घटना के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सीएम ने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के मैदानी स्थिति की जानकारी दी। शाह ने मुख्यमंत्री से कहा था कि केंद्र से जो भी मदद की जरूरत होगी वो राज्य को दी जाएगी। इसके बाद शाह ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को घटना स्थल पर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद सीआरपीएफ के डीजी समेत कई बड़े अधिकारियों ने मौके पर जाकर घटना स्थल का जायजा लिया था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में हमारी फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।